हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लेजी लर्नर्स। तो आज अपन सेल चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन ने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये सब कंप्लीट कर लिया था, न्यूक्लियस भी कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम राइबोसोम्स। ओके, तो अपन ने सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा था, है ना। सेल ऑर्गेनेलीज होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो स्पेसिफिक जॉब करती है, स्पेसिफिक फंक्शन करती है। तो अनदर सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। अब प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? देखो, मैंने आपको कहा था कि राइबोसोम की दो यूनिट्स होती है, एक स्मॉलर, एक लार्जर। ये दोनों यूनिट्स बनती कहाँ है? न्यूक्लियोलस में बनती है। ये रहा न्यूक्लियोलस, यहाँ बनती है दोनों की सब यूनिट्स। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर होते हुए बाहर आती है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आके ये कंबाइन कर जाती है, पूरी एक राइबोसोमल यूनिट बनाती है। ठीक है, these are tiny structures may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Ribosomes are the site of protein synthesis. ये आपको freely भी मिल सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी मिल जाते हैं। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स है राइबोसोम्स, जो कि RER पे आपको मिल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिल रहे हैं, और जहां नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो अपन अब डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है। मीन्स क्या? यहाँ चीजें बनती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a large organelle that spread like a network within the cytoplasm of cell. The ER is continuous with the outer membrane of nuclear envelope. The ER plays a key role in synthesis and transport of protein. इसमें का मेन रोल क्या है? Synthesis and transfer of protein. Synthesis and transfer of protein. प्रोटीन का, फैट्स का, लिपिड्स का और हॉर्मोन्स का क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन सिक्रीशन करते हैं। ये यहाँ ग्लैंड सेल्स में मिलेंगे, जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल्स में। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होंगे और इसलिए ये स्मूथ लगता है। इसमें सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स होता है ना। और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर भी करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स भी करता है। Now next cell organelle is the Golgi apparatus, the packaging and shipping centers. इसको अपन बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या बोल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द cell. Okay. If you carefully look at the diagram of a cell, you will notice the stack of flattened and sac-like structure. Together, these stack form a Golgi apparatus. It is functionally linked with the ER, cell membrane, and the other cell organelle. The Golgi apparatus act like the cell's post office. It modifies, sorts, and package protein or lipids into vesicle for transport, secretion और lysosome formation. Lysosome का formation कहाँ होता है? Golgi apparatus में होता है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, द क्लीनअप सिस्टम। क्लीनअप सिस्टम क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करता है? इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है। कभी कभी खुद ही की सेल को ये खा जाता है, तो इसे सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। ठीक है, cells produce waste material and damaged worn out organelles during their activities. How does the cell prevent these waste from accumulating inside it? Lysosomes are single membrane bound. कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। Sacs filled with enzymes होते हैं which can break down unwanted protein, carbohydrates and fat and even damaged part of cell, keeping it clean and healthy. The product formed by the breakdown are released into cytoplasm where they may be reused in the other cellular processes. ह्यूमन स्पर्म सेल में भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ये याद रखना आप। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जब ओवम के साथ फर्टिलाइज करने के लिए जाता है तो ओवम की मेम्ब्रेन को इसको ब्रेक करना होता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब ये सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम करती है। जैसे डाइजेशन में क्या होता है, अपन जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली, फिर उस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी एटीपी निकालने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसलिए इसको द पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। Mitochondria are often called the power of the cell because they supply the energy needed for most cellular activities. Each mitochondrion is surrounded by two membranes. कितनी मेम्ब्रेन होती है, टू मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और पोरस होती है, पोर्स होते हैं। ओके, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती है, नाम ध्यान रखिएगा, क्रिस्टे, which increase the surface area for chemical reaction and facilitate energy production। यहाँ पे देखो ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये देखो ये फोल्ड्स है, इन्हें क्रिस्टे बोला है। और इन फोल्ड्स के अलावा ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, अब बीच में है ना, क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और बीच की जो स्पेस है उसे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया को और एक क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration। तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में टूटता है, और इसी एनर्जी को सेल की लैंग्वेज में एटीपी बोलते हैं। और इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एडिनोसिन ट्राई phosphate। Okay, you have already studied about it. The energy released is stored in the form of molecule called adenosine triphosphate ATP, which acts as an energy currency and uses for most of the cellular activities. Now let's come to plastids। Plastids center for food synthesis in plants and beyond। Plastids कहाँ मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लास्टिड का काम क्या होता है, फूड बनाना। मतलब फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस होती है प्लांट में वो प्लास्टिड्स के अंदर होती है, क्योंकि प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोफिल को क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है, इसलिए प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कि फूड से आती है, ये अपन को पता चल गया। अभी अपन पढ़ के आए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। Animals can obtain food from their surroundings, however plants synthesize food in presence of sunlight। है ना, सनलाइट होती है तभी प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं अपना। बट वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेल्युलर एक्टिविटीज? Plant use special organelle called plastid for food synthesis and storage. As you have learned, plants prepare their food by the process of photosynthesis in presence of sunlight. A green pigment called chlorophyll, which is present in the chloroplast, a type of plastid, absorbs sunlight। ये बात मैंने अभी आपको बताई। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन ध्यान रखो, क्लोरोप्लास्ट के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल होती है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। देखो सेल का जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। न्यूक्लियस का जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और वैसे क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। Within the stroma are disc-shaped membrane structure that contain chlorophyll. Light energy is absorbed by them during photosynthesis. The sugar synthesized in this process are stored in the stroma along with the starch granules। तो photosynthesis के process में जो खाना बनता है, जो sugar बनती है, वो इसे stroma में stored रहती है, और stroma में कुछ starch के granules भी रहते हैं। Mitochondria and plastid have some features that are similar to certain bacteria. For example, they both have their own DNA and ribosome। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। एंड thus they can make some of their own protein, इसलिए वो खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। These characteristics suggest that both mitochondria and plastid share an evolutionary history with these single-celled organism। Are there any other plastid in plant cell that contain any pigment other than green pigment? हाँ,
ग्रीन पिगमेंट के देखो प्लांट्स का अलग अलग मतलब कोई भी फ्रूट होता है उसमें अलग अलग कलर्स कैसे होते हैं, क्योंकि वहां अलग अलग पिगमेंट होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है वहां ग्रीन पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है तो वो कलरफुल पिगमेंट्स देता है ना, कलरफुल चीजें फ्रूट्स आते हैं। और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। In flowers, petals, and fruit, plastid contain pigment other than chlorophyll. These plastid are called chromoplast. In green, chroma means color. Their pigment may be yellow, orange, or red, are source of bright colors in such flowers and fruits. Such bright color help in attracting pollinators for pollination and fruit eating animals that help in seed dispersal. Some plastid lack pigments and thus are colorless. These are called leucoplast. In Greek, leukos means white, means colorless, white color होगा. Leucoplasts store food materials such as star oil protein are classified based on the type of food they store. For example, some leucoplasts in potato and taro colocasia. Colocasia normally अपन अरबी बोलते हैं वो होता है. Cells store starch. Vacuoles the organelles for storage and support. देखो वैक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसी ऑर्गेनरी होती है जो स्टोरेज करती है एंड सपोर्ट करती है. Plastids such as chloroplasts help in plant produce food and temporarily stored it. Other plastids such as leucoplasts help in storing food. But where are water, mineral and waste materials stored in the cell? Why do plants look wilted when they do not get enough water? In a mature plant cell, there is usually one large central vacuole surrounded by a single selectively permeable membrane. The vacuole is filled with a watery fluid called cell sap. Vacuole का जो fluid होता है इसे cell sap कहते हैं. ठीक है. vacuoles में क्या होता है, स्टोरेज होता है, किसका होता है, वाटर का, मिनरल का, शुगर का, वेस्ट मटेरियल का. By storing large amount of water, the vacuole help maintain pressure inside the cell, which keep a plant cell firm. When a cell do not get enough water, the vacuole loses water and the cell becomes less firm. The plants get wilted. In animal cell, vacuoles are sometimes present, although they are not as large as plant vacuoles. They help in temporarily storage of materials. हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड. अब अपन देखते हैं कि सेल्स ग्रो कैसे करती है और सेल डिवाइड कैसे करती है. सेल ऑर्गेनली के अपन ने बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, फंक्शन के बारे में पढ़ लिया. अब सेल डिविजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का ग्रुप बन रहा है वो टिश्यू बना रहा है, फिर टिश्यू का ग्रुप बन रहा है वो ऑर्गन बना रहा है. तो इतनी सारी सेल्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो सिर्फ एक ही सेल बनती है जिसे जाइगोट बोलते हैं. और उस एक सेल से इतना ऑर्गेनिज्म बन गया जो कि मल्टी सेलुलर है, इतने सारे टिश्यूज है, इतने सारे ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम है, एक ऑर्गेनिज्म है. तो एक सेल से इतनी सेल कैसे बनी. तो सेल ग्रोथ हुई है, ग्रो कैसे हुई, सेल डिवाइड करके हुई है ना. तो वही चीज अपन पढ़ेंगे कि होता कैसे, ग्रोथ कैसे होती है सेल की एंड सेल डिवाइड कैसे करती है, सेल डिविजन कैसे होता है. When you get a small cut on your screen, it heals after a few days. When hair fall out, new hair grow back. How does this happen? It happens because cell in our body can grow and divide to replace the old, dead or damaged cells. When our body grows, it not just because cell get bigger. Cell can grow only up to a certain size, but growth happens because cell divide to form new cells. Let us study freshly growing root tips of an onion to understand how cell divide. अब अपन सेल डिविजन के बारे में पढ़ेंगे. Every day, an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced, which is almost 1% of the total number of cells in our body. Both prokaryotic and eukaryotic cells divide, but eukaryotic cells divide in a more controlled and ordinary manner by a process called the cell cycle. You will learn more about the stages of cell division in higher grades. Cell division. The cell division is a process by which new cells are formed from pre-existing cell. Pre-existing मतलब सेल कहाँ से बनी है, सेल कहाँ से आई है, सेल वहीं से आई है जहां से पहले से सेल अवेलेबल है. मतलब सेल अवेलेबल है तभी तो वो डिवाइड करी. तो मतलब नई सेल्स कहाँ से आएगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगी, मतलब पहले जो सेल है वहां से नई सेल्स आएगी. It allows living organisms to grow, repair damaged tissues, and reproduce. Some cells, such as skin cells, divide continuously to replace cells that are lost regularly. There are two major types of cell division, mitosis and meiosis. This is the most important thing in the cell division. The types of cell division, mitosis and meiosis. Mitosis is important for normal growth, repair, and maintenance in asexual reproduction.
माइटोसिस क्या करवा सकता है? ग्रोथ करवा सकता है नॉर्मली, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकता है, while meiosis important for sexual reproduction for creation of genetic diversity. meiosis किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू माइटोसिस। एवरी ह्यूमन बींग्स लाइफ begins life as a single fertilized egg, जैसे मैंने अभी वो बताया, ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, दोनों फ्यूज करें एक जाइगोट बनाया, और इसी जाइगोट से क्या होता है, आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है ना। ये अभी मैंने आपको बताया, तो वही अपन देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। This one cell divides repeatedly to form trillions of cells in the body. Cells increase in number through mitosis, which is the most common type of cell division. तो most common type क्या है? Mitosis है। सेल को डिवाइड करना है, ग्रो करना है, तो वो माइटोसिस से करेगी। Mitosis produces two genetically identical daughter cells from one parental cell. माइटोसिस कैसे बनाती है? जेनेटिकली आइडेंटिकल बनाती है, मतलब यहाँ कोई जेनेटिक वेरिएशन होता ही नहीं है, नई स्पीशीज आएगी ही नहीं, है ना। जब तक क्रोमोसोम डीएनए सेम है, जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो नई चीज, है ना, नहीं आएगी, है ना, कुछ वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे। Each new cells get the same DNA and the same number of chromosome as the parent cell. This ensures this genetic information is largely maintained across body cells. ये देखो माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनेगी, और यहाँ पे अगर क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो यहाँ भी 2n रहेगा और यहाँ भी 2n रहेगा, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। Now let's come to meiosis. Meiosis is a type of cell division that produce gametes. Gametes बनाता है। Then occur only the cell of reproductive organ. Meiosis कहाँ होगा? जहाँ reproductive organ होंगे, क्योंकि reproductive organ क्या करेंगे? Reproduction करेंगे, sexual reproduction करेंगे, तो उसके लिए meiosis necessary. Gametes produced for sexual reproduction create variation and diversity among living organisms. Therefore, children resemble their parents but are not exactly the same. Okay. In animals, including humans, meiosis occurs only in the cells of testes of males to produce sperm and ovaries of female to produce eggs. In plants, meiosis occurs in the anthers, male part to form pollen grain that later produces sperm cells, and ovaries, female parts to produce egg cells. In meiosis, the parent cell divide twice, one after the other, to form four daughter cells. यहाँ पे कितनी daughter cells बनती है? चार बनती है, देखो। ये पेरेंट सेल, ये दो बनी, फिर ये एक दो तीन चार बनी, दो से और डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पर अगर पेरेंट सेल 2n है, तो n n n n की चार डॉटर सेल्स बनेगी, मतलब क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है यहाँ। During the first division, the cell divides into two daughter cells and the number of chromosome in each daughter cell is reduced to half. आधा आधा हो जाता है, ठीक है। देखो आधा आधा कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, देखो ये था 2n, तो यहाँ से हो गया n और ये n, फिर इस n से इक्वेशनल डिवीजन हुआ, तो ये nn और nn टोटल चार बन गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 2n से nn आधा आधा हो गया, फिर आधे आधे से इक्वली डिवाइड होके nn करके चार सेल्स बन गई। The second division is similar to mitosis, where each daughter cell divides into two, thus forming four total cells with half number of chromosomes. As a result, each gamete has half number of DNA compared to the parent cell. During fertilization, when gametes from two individuals combine, the original chromosome number is restored. You will learn this process about chapter 11. The process of mitosis and meiosis must occur in a proper and controlled manner. What happens if meiosis and mitosis does not happen properly? Is there is any error in these processes? It can lead to various problems in the body of an organism. अगर ये ढंग से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स हो सकती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। Error in mitosis lead to uncontrolled cell division. Okay. Errors in meiosis lead to genetic disorders. Okay. So थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतने। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेल थ्योरी कवर करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस कैसी लग रही कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।